माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन खूब अच्छे से कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा पाचन एवं श्वसन, यानी किस प्रकार से पाचन होता है, किस प्रकार से श्वसन होता है, इसके बारे में डिटेल से आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वेलकम टू सक्सेस नोट, एक कदम सफलता की ओर। जैसा कि फ्रेंड्स वर्ड आया पाचन तंत्र, ये पाचन तंत्र आखिर होता क्या है? तो पाचन तंत्र होता है भोजन को तोड़ना, उसे अवशोषित जो है ना, अवशोषित करना, जो उसके भोजन के जो पोषक तत्व होते हैं ना, उनको ग्रहण करना ही पाचन तंत्र का काम होता है। इस मतलब कि एक लंबी लचीली नली की तरह होता है, जो कि मुंह से तो स्टार्ट होता है, क्योंकि हम खाना मुंह से खाते हैं। तो मुंह से स्टार्ट होकर मल द्वार तक इसका मतलब कि पूरा पाचन तंत्र का सिस्टम काम करता है। इसमें बात की जाए तो गला हो गया, ग्रसनी, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, यानी ये सारे इसके अंदर पार्ट शामिल होते हैं, तब जाके पाचन तंत्र काम कर पाता है। इसमें लार ग्रंथियां होती है, अग्नाशय, लीवर, पित्ताशय, इनके अंदर पाचन द्रव के रूप में स्रावित किया जाता है। यानी जो हम खाना खाते हैं उसे भौतिक रूप से तोड़ा जाता है, फिर पाचन प्रोटीन की मदद से मतलब रासायनिक रूप से उनको मतलब ना, जो पाचक तत्व यानी जो प्रोटीन मतलब जो पोषक तत्व होते हैं ना, उनको ग्रहण किया जाता है। इसके साथ ही आंतों में पाचन के लिए पानी की बहुत ज्यादा ही भूमिका होती है, यानी कम से कम 9 लीटर पानी चाहिए। इसीलिए तो बोलते हैं कि पानी पियो पानी पियो, क्योंकि हमारी पाचन तंत्र के लिए, हमारी हेल्थ के लिए पानी बहुत जरूरी होता है। जैसे बात की जाए, छोटी आंत में पचने के बाद अंत में सिर्फ 1.5 लीटर पानी ही बचता है, जो कि उनकी ब्लडिंग मतलब कि कहते हैं ना, ब्लड सर्कुलेशन के लिए, कोशिकाओं के लिए, सबके लिए पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो हमें पानी मतलब कि भरपूर पीना चाहिए। अब बात की जाती है पोषक तत्व से मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? हमारा जो पाचन तंत्र होता है वो इस प्रकार से कार्य करता है कि जिस पदार्थ की हमें ज़रूरत होती है ना, उनको तो वो अपने अंदर रख लेता है। और जो ऐसे पदार्थ होते हैं जो पचने के लायक नहीं होते, तो उनको मल के रूप में बाहर निकाल देता है। यही होता है हमारा पाचन तंत्र। फिर यानी इस प्रकार से पाचन तंत्र कार्य करता है। यानी जिस प्रोटीन की हमें जरूर मतलब जो भी हमने खाना खाया है, उसमें जो प्रोटीन होता है, पोषक तत्व होता है, उसको रखना, और जो पचने के लायक नहीं हो उसे अपशिष्ट पदार्थ के रूप में बाहर निकाल देना। यही काम करता है हमारा पाचन तंत्र। क्लियर हो गया? अब इसके लिए मतलब कि सारे पार्ट काम करते हैं। अब आता है श्वसन, कि श्वसन क्या होता है। तो श्वसन के बारे में बताऊं आपको, शरीर में O2 को तो लेना और CO2 को बाहर निकालने का प्रोसेस ही होता है श्वसन। क्लियर? इसके बारे में आगे आपको और बताऊंगी, यानी किस प्रकार से प्रक्रिया होती, किस प्रकार से हम सांस लेते हैं, छोड़ते हैं। यानी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन देना भी एक प्रक्रिया है, और मतलब कि CO2 को बाहर निकालना भी एक प्रक्रिया होती है। यानी सांस लेना एक मतलब कि ऐच्छिक क्रिया नहीं है। अगर हमने सांस लेना बंद कर दिया तो समझ सकते हैं हम ही, हमारा खेल ही खत्म है। तो सांस लेना बहुत जरूरी होता है। तो उसके लिए कौन कौन से मतलब कि पार्ट काम करते हैं, इन सब के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी। ये आते आपको दिख रहा नहीं डायग्राम? अब इसके अंदर आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा, लेकिन ये साइड में ऐसे करके कुपिका बना रखा है। तो ये कुपिका होती क्या है, क्यों जरूरी होती है? तो मनुष्य के शरीर के अंदर 480 मिलियन कुपिकाएं होती है, यानी दिख रही है आपको? 480 मिलियन कुपिकाएं होती हैं। किस प्रकार की होती हैं? ये फेफड़ों के लिए बहुत छोटी इकाई होती है, जो कि गुब्बारे जैसी संरचना के अंदर होती है। अब इसके अंदर मोस्टली काम होता क्या है? तो इसके अंदर क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें CO2 और O2 का मतलब एक्सचेंज होता है ना, आदान प्रदान होता है। कहाँ पे होता है? फिर मतलब कि कुपिका के अंदर ही होता है, यानी जो गैस होती है ना, उसका आदान प्रदान जो प्रक्रिया होती है वो कहाँ होती है? वो कुपिकाओं के अंदर ही होती है ना। आरबीसी होती है, उनमें मतलब ओजन की मात्रा किस प्रकार से पहुंचती है, तो उसके लिए भी कुपिका ही जरूरी होती है। क्लियर? अब आपको दिख रहा है डायफ्राम, कि डायफ्राम क्या होते हैं? तो डायफ्राम फ्रेंड्स सांस लेने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। जब ये डायफ्राम सिकुड़ेगा ना, तब जाके हमारे फेफड़ों तक सांस पहुंच मतलब कि ऑक्सीजन पहुंच पाएगी। अगर ये काम नहीं कर पाएगा तो ना O2 अंदर जाएगी, ना ही CO2 बाहर आएगी। तो उसके लिए डायफ्राम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्लियर हो गया? इसके बाद आपको दिख रही पसलियां। तो मनुष्य के शरीर में कितनी पसलियां होती हैं? 24 होती हैं, जो कि मेरुदंड के जस्ट पीछे होती हैं, यानी इसकी मतलब होता है रीढ़ की हड्डी। आपको पता है कि आपकी पसलियों के जस्ट पीछे क्या है? तो वो होती है रीढ़ की हड्डी। क्लियर हो गया? इसके बारे में और बताऊं तो और क्या क्या होती है? फुसफुस। फुसफुस क्या होता है फ्रेंड्स? फुसफुस में मतलब कि सांस लेने के लिए एक बहुत जरूरी मतलब कि पार्ट होता है, यानी इसके माध्यम से ये सांस लेने के लिए हेल्पफुल साबित होता है। जैसे ग्रसनी। ग्रसनी क्या होती है?
ग्रसनी की बात की जाए तो ये गले का एक हिस्सा होता है जो कि भोजन और हवा के लिए मार्ग बनाता है। यानी हमने साँस ली है तो साँस को जाने के लिए भी मार्ग बनाएगा, और हमने खाना खाया है तो उसके जाने के लिए भी मार्ग बनाने का काम कौन करता है? ग्रसनी करती है। क्लियर हो गई? यानी जो नाक और पीछे मतलब नाक और मुँह के जस्ट पीछे होती है, जो कि श्वसन तंत्र से भी जुड़ी होती है और पाचन तंत्र से भी जुड़ी हुई होती है, इसलिए मैंने आपको बताया है। अब कंठ, गले के बारे में तो मैं आपको क्या बताऊँ? तो गले का वो हिस्सा होता है जहाँ पे भोजन और द्रव्य मुँह में से नीचे उतरता है। यानी जो कुछ भी हम निगलते हैं, तो उसके लिए मतलब कि जो रास्ता होता है वो कहाँ होता है? वो कंठ की नलियों से ही होता है। क्योंकि जो भोजन पेट में जाता है, आवाज़ निकलती जो प्रोसेस होता है ना, मतलब कि कंठ को ही साउंड बॉक्स कहा जाता है, क्योंकि जो कुछ हम बोल पा रहे हैं उसके हमारे लिए कंठ बहुत ज़रूरी होते हैं। यानी गले में कुछ प्रॉब्लम होगी तो हम बोल भी नहीं पाएँगे, यानी बोलने का जो बात करता है, कंठ में तालु होता है और तालु की वजह से हम मतलब कि बोल पाते हैं, फिर कुछ मतलब कि बोलना हो, चलना, उठना, बैठना मतलब जो होती है ना प्रक्रिया होती है, किसी को कुछ कहना हो तो उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसके जस्ट नीचे होती है श्वास नली। श्वास नली क्या करती है फ्रेंड्स? श्वास नली वायु मार्ग के लिए मतलब कि जगह बनाती है, हिस्सा बनाती है, जो कि गले को फेफड़े तक जोड़ती है। जो ये गला है ना, इसको फेफड़े तक जोड़ने का काम कौन करेगी? ये करेगी श्वास नली। अब श्वास नली मतलब कि मोटे-मोटे छल्ले होते हैं जिनको उपास्थि कहा गया है। यानी होता है ना म्यूकस पदार्थ होता है, वो भी उपास्थि का ढका होता है। और म्यूकस में मतलब बलगम बनता है जो कि धूल, एलर्जी या अन्य कारण से फेफड़ों को जाने से रोकता है। यानी नहीं फेफड़ों में मतलब कि वायु के थ्रू हमारे फेफड़ों के अंदर क्या जाएगा, क्या नहीं जाएगा, तो श्वास नली ही डिपेंड करती है। अब आता है चबाना। तो चबाने के बारे में मैं आपको क्या बताऊँ कि चबाना क्या होता है? क्योंकि आपको अच्छे से पता है, आप कुछ भी खाते हो तो उसको चबाना बहुत ज़रूर होता है। यानी जो खाना खाया है हमको उसे पीसना, यानी अपने दाँतों की हेल्प से दाँत, जबड़े, जीभ, मुँह, लार यानी इन सब की हेल्प से जो हमने कुछ खाना खाया है उसको चबाना होता है। जिसको मतलब कि जो हमने खाना खाया है, उसको लार यानी तरल रूप में बदलना ही चबाने का प्रोसेस होता है। अब लार में एंजाइम होता है, सेसलम जिलेमी होती है, पानी होती है, जो कि गाल, जीभ, जबड़े यानी इन सब की हेल्प से वो दाँत चबाने का प्रोसेस कंप्लीट हो पाता है। तब जाके वो भोजन होता है, उसे हम मतलब कि अंदर मतलब कि बॉडी के अंदर जा पाएगा। जैसे कि चावल, रोटी, आलू होता है ना, इसमें प्रक्रिया बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट वाले मतलब कि भोजन की बात की जाए तो चावल, रोटी, आलू इसके अंदर भरपूर कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। अब आता है निगलना। तो निगलना क्या होता है फ्रेंड्स? निगलने का मतलब होता है जो आपने खाना खाया है, उसको मतलब कि जीभ और मतलब कि दाँतों के गले के माध्यम से उसे निगलना। यानी जो आपने कुछ खाना खाया, अगर आप उसे निगलेंगे ही नहीं तो वो आपके पेट तक कैसे पहुँचेगा? यानी अपने आपका मुँह की श्वास नली हो गया, मतलब कि जो भोजन का जो रास्ता है उसको बनाना, जो आपने खाना खाया है उसको मतलब अंदर लेके जाना, पेट तक लेके जाने का काम जो प्रोसेस होता है वो निगलने के थ्रू ही हो पाता है। जैसे कि आमाशय के लिए एक दरवाजे के रास्ते से गुज़रता है, जो कि उल्टी आने पे या फिर ग्रास नली की अन्य बीमारियों की वजह से मतलब वाल्व के रूप में काम करता है। यानी जो खाना आपने खा लिया उसको मतलब कि पेट तक जाने का जो प्रोसेस होता है वो निगलने के बाद ही होता है। अब आता है फ्रेंड्स अमाशय। अमाशय का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अमाशय के बारे में बताऊँ, अमाशय एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे 1-2 घंटे तक खाना बना रहता है। यानी आपने देखा है कि आपको खाना खाने के बाद कुछ टाइम तक भूख नहीं लगती है, तो वो क्यों नहीं लगती है? वो इसीलिए नहीं लगती है कि अमाशय के अंदर आपका खाना स्टोर रखा हुआ है। जैसे कि आपने कुछ हेवी खाना खाया है, जैसे मांस हो गया, मतलब कि हेवी खाने से मतलब हो जाएगा, जिसे मतलब कि पचाने में मतलब कि टाइम लगता हो। वो होता है हैवी फूड। हैवी का मतलब ये भारी खाना खा लिया। मतलब इसको पचाने से एक तो चावल खा ले तो वो तुरंत पच जाएँगे, और जैसे कि आपने मतलब कुछ मतलब कि मांस हो गया, मतलब कि चूरमा, इसको हैवी फूड खाते हैं, तो उसको पचाने में टाइम लगता है। तो उसके लिए होता है, जो ना आमाशय होता है, ये इसके लिए काम करता है। यानी आपको जो आपने खाना खाया है, उसको पचाने का जो प्रोसेस होता है, वो आमाशय के अंदर ही होता है। यानी पचा हुआ खाना निचले दरवाजे से होकर छोटी आँत में जाता है। यानी जो अमाशय के बाद जो खाना है ना, वो आगे प्रोसेस में कहाँ जाता है, वो जाएगा छोटी आँत के अंदर चला जाएगा। पहले अमाशय में जाएगा, वहाँ 1-2 घंटे तक मतलब स्टोर के रूप में रहेगा, फिर उसके बाद वो छोटी आँत में चला जाएगा। अब छोटी आँत के अंदर क्या होता है फ्रेंड्स, उसके बारे में आपको बताती हूँ कि छोटी आँत होती क्या है। छोटी आँत पाचन तंत्र का एक ऐसा हिस्सा होता है, जो कि पेट और बड़ी आँत के बीच में होता है। यानी पेट और बड़े आँत के बीच में तो रहता ही है। छोटी आँत के अंदर भोजन में जो है पोषक तत्व होते हैं, उनको अवशोषित कहा जाता है, और इसी कारण छोटी आँत को लघु पेट भी कहा जाता है। अब छोटी आँत की लंबाई की बात की जाए
तो ये 4 से 6 मीटर की होती है। यानी लंबाई भी काफ़ी बार पूछ लेते हैं कि छोटे हाथ की लंबाई कितनी होती है, तो वो 4 से 6 मीटर मतलब की होती है। क्लियर? जो कि पेट में फिट होने के लिए कई बार मुड़ती है। और छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, इंडेलुलम, जेलुलम और इलियम। यानी इन 3 भागों में छोटी आंत बनकर तैयार होती है। छोटी आंत की जो दीवार होती है उनके ऊपर एंजाइम होते हैं, वही भोजन को पचाने के लिए हेल्प करते हैं। यानी छोटी आंत की दीवारें होती है ना, वो मांसपेशियों से बनी होती है, जो कि भोजन जो अपने खाना खाया है उसको आगे धकेलने में हेल्प करती है। जैसे कि छोटी आंत की विलेय मतलब छोटी उंगली से ना उभारी आती है, जो जो हमने खाना खाया उसके जो पोषक तत्व होते हैं वो हमारी बॉडी को लगे, इसका जो प्रोसेस होता है वो छोटी आंत के अंदर ही होता है। यानी जो आपने खाना खाया है वो किस प्रकार से निकल के छोटी आंत से अमाशय से छोटी आंत में आ गया। अब छोटी आंत में लीवर से मतलब क्या होता है कि पदार्थ पित्ताशय के पाचक पद होता है, उस अवयव क्रिया होती है। यानी जो पित्त सबसे ज्यादा काम मतलब कि जो पोषक तत्व होते हैं सब उनका जुड़ना होता है। ये हरे रंग का होता है जो कि मुंह में कड़वा लगता है। यानी जो वसा की जो क्रिया होती है वो कहाँ होती है, वो छोटी आंत के अंदर ही होती है। अब छोटी आंत के बाद मतलब क्रिया हो चुकी है, अब छोटी आंत के अंत से वो जो खाना खाया है वो आएगा बड़ी आंत के अंदर। बड़ी आंत में क्या-क्या होगा वो मैं आपको बताती हूँ। ये आ गई है बड़ी आंत। तो बड़ी आंत में फ्रेंड्स क्या होता है, छोटी आंत के बाद जो खाना बचता है ना वो बड़ी आंत में आ जाता है। बड़ी आंत के अंदर आके क्या होगा, पाचन तंत्र का ये एक ऐसा अंग होता है जहाँ पर भोजन को संशोधित किया जाता है। यानी जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होता है उसको तो रखा जाएगा, और जो ज़रूरी नहीं है उसको अपशिष्ट पदार्थ के रूप में बाहर निकालने का जो प्रोसेस होता है वो बड़ी आंत के अंदर ही होता है। यानी काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं, यानी जो चीज़ हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी होती है वो तो रख लेंगे, और जो ज़रूरी नहीं होती है ना उसको मल के रूप में बदल कर उसे वापस मतलब कि गुदा द्वार से उसे अपशिष्ट पदार्थ के रूप में उसे बाहर निकालने का जो प्रोसेस होता है ना, वो कहाँ होता है, वो बड़ी आंत के अंदर ही होता है। यानी जो चीज़ ज़रूरी होती है उसको तो रख लेंगे, और जो नहीं है उसको निकाल देंगे। यानी छोटी आंत के से अंत शुरू होने के बाद मलाशय गुदा से होकर आगे बढ़ती है। और बड़ी आंत के बारे में इम्पोर्टेंट बताऊं तो अब मैं आपको, बड़ी आंत में काफी बैक्टीरिया होते हैं जो कि विटामिन के मतलब कि विटामिन जैसे विटामिन के को बनाने में हेल्प करते हैं। और विटामिन के की बात की जाए तो विटामिन के क्या काम आता है, रक्त का थक्का बनाने के काम आता है। रक्त का थक्का कैसे बनेगा, जब हमारी बॉडी के अंदर विटामिन मतलब कि विटामिन के होगा तभी थक्का बनेगा। यानी हमें हमारे हाथ पैर कहीं से कट फट जाएंगे तो ब्लड तभी रुकेगा जब रक्त का विटामिन के की मात्रा होगी। अगर विटामिन के की मात्रा नहीं है तो रक्त का थक्का नहीं बनेगा, यानी ब्लड नहीं रुकेगा। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है। और बड़ी आंत के अंदर ही पानी और लवण को अवशोषित किया जाता है। और बड़ी आंत के अंदर ही अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उनसे जो छुटकारा पाने का जो प्रोसेस होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट होता है। और बड़ी आंत के अंदर ही मल बनता है, और उसे मलाशय में जमा करने का जो प्रोसेस होता है वो बड़ी आंत के अंदर ही होता है। और बड़ी आंत में जो मतलब कि तो क्या होते हैं ना, इसके 3 भाग होते हैं, आरोही, अनुप्रस्थ और अवरोही वृद्धांत। यानी जो बड़ी आंत के आपके वनडे एग्जाम होते हैं, वनडे एग्जाम के अंदर इतना डीपली नहीं पूछेगा, लेकिन आपको मैं मोस्टली बता देती हूँ कि मतलब छोटी आंत के भी 3 पार्ट होते हैं और बड़ी आंत के भी 3 पार्ट ही होते हैं। यानी अगर आप इन मतलब कि जैसे कि मतलब कोई मतलब कि आप मतलब कि बीएससी कर रहे हो, 12th के अंदर हो, तो साइंस में इन सब के बारे में पढ़ेंगे तो ये बहुत बड़ा चैप्टर बन जाएगा। लेकिन जो वनडे एग्जाम के लिए क्या होता है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट बात होती है ना वो सब जाननी जरूरी होती है। क्लियर हो गया, तो वो आपको मैं बता रही हूँ कि बड़ी आंत में छोटी बात के मतलब ज्यादा व्यास इसका होता है। क्लियर हो गया। अब इसके बारे में क्या बताऊं फ्रेंड्स, इसमें मतलब कि काफ़ी ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि दस्त की परेशानी मतलब ऐसे भी इसके अंदर बैक्टीरिया होते हैं। एंटीबायोटिक की बात की जाए तो इससे मतलब बड़ी आंत एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ इसके साथ कि जैसे कि इंडियन हिस्ट्री हो गया, साइंस नोट हो गया, स्टैटिक जीके हो गया, इंडियन पॉलिटिकल हो गया, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडिया ज्योग्राफी, इन सब की है ना ई बुक बनाई गई है, जो कि क्या काम करती है, जैसे कि आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, जैसे कि एसएससी हो गया, सीजीएल हो गया, एमटीएस, मतलब किसी भी एग्जाम की, जैसे कि इंडिया में कोई सा भी एग्जाम हो तो उन सब के लिए जरूरी कंटेंट ये होता है। अब आपको क्या बताएं, जैसे कि एक सब्जेक्ट की आप मार्केट के अंदर कितनी सारी बुक अवेलेबल हैं, तो आप कौन कौन सी बुक पढ़ेंगे, कितनी बुक पढ़ेंगे, तो उन सब के लिए जो एग्जाम के लिए जरूरी कंटेंट होता है जो बार बार रिपीट हुआ है तो उन सबको इन ई बुक के अंदर लिखा गया है। जैसे इसके अंदर पूरी इंडियन हिस्ट्री कंप्लीट है, इसके अंदर पूरे साइंस के नोट्स कंप्लीट है, यानी इससे बाहर क्वेश्चन जाना समझ सकते हैं नामुमकिन है। इसके अंदर पूरा स्टैटिक जीके, यानी कौन छोटा है कौन बड़ा है, क्या आगे है क्या पीछे, नहीं स्टैटिक का तो कोई लिमिट लिमिट ही नहीं होती है। तो पूरा स्टैटिक का निचोड़ की बात की जाए तो वो इस ई बुक के अंदर आपको मिल जाएगा।
और पॉलिटिकल के बारे में बताऊं तो पॉलिटिकल ऐसा मतलब एक बोरिंग सब्जेक्ट के तौर माना जाता है, लेकिन एग्जाम के अंदर सबसे ज्यादा क्वेश्चन की बात की जाए तो इसी टॉपिक से बनती है। अब ज्योग्राफी चाहे इंडिया की हो चाहे वर्ल्ड की हो, तो ज्योग्राफी तो मतलब याद है किसी ऐसा टॉपिक है जिसमें क्वेश्चन बने तो बन भी सकते हैं ना, अपने करंट भी पूछ सकते हैं और ज्योग्राफी पूछ सकते हैं, तो हमें दोनों के बैलेंस बना के रखना पड़ता है। इसके लिए आपको इस ई बुक को डाउनलोड करना चाहिए। अगर कोई डाउट होता है तो ये नंबर दे रखे हैं, इनके ऊपर कॉल करके इनकी डेमो क्लास भी ले सकते हैं। डेमो क्लास में आपको क्या मिलेगा, तो देखने को मिलेगा कि आपने मतलब कि जो टॉपिक चूज किया है इसके अंदर क्या क्या है। यानी कि आप फ्रेशर हो चाहे तैयारी करना स्टार्ट किया हो, तो आपके लिए बहुत बेस्ट ऑप्शन है कि आप इनसे पढ़िए। यानी कम समय में स्मार्ट वर्क के साथ इसको पढ़ सकते हैं, जो कि एग्जाम के लिए बहुत जरूरी साबित होगा। अब आता है फ्रेंड्स लीवर, कि लीवर क्या होता है। लीवर के बारे में आपको बताऊं, लीवर बोला जाता है यकृत को यानी जिगर को। क्लियर हो गया। एक वैसा महत्वपूर्ण अंग होता है जो कि पाचन के लिए बहुत जरूरी होता है। यानी आंतों से अवशोषित हुए सभी पोषक तत्व होते हैं जो लीवर तक पहुंचते हैं, यानी जो जो जरूरी होते हैं ना पोषक तत्व होते हैं, वो मतलब कि जो जरूरी थे उनको तो रख लिया, जो जरूरी नहीं थे उनको बाहर निकालने का प्रोसेस हो चुका है। अब जो जरूरी थे उन पोषक तत्वों में लीवर में आते हैं, और लीवर में आने के बाद उनका क्या होता है, उनका लेखा जोखा होता है। यानी यानी बॉडी के किस पार्ट को किन से कौन से पोषक तत्व की जरूरत होती है, जैसे कि कोशिकाओं को हो गई, ब्लड को हो गई, यानी उनके पास जो भेजने का जो प्रोसेस होता है वो कहाँ होता है, वो लीवर में जाके कंप्लीट होता है। यानी लीवर की बात की जाए तो इसके अंदर रक्त को फिल्टर किया जाता है, जो कि पेट के दाईं और पसलियों के जस्ट नीचे होता है। और यह प्रोटीन और हार्मोन बनाते हैं, यानी जो प्रोटीन हार्मोन का जो चेंजमेंट होता है ना, वो कहाँ होता है, वो लीवर के अंदर होता है। अब यहाँ पे मतलब कि जो मतलब कि जहरीले जो पदार्थ जरूरी नहीं होती है उनको हटा दिया जाता है, जो कि पाचन में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। यानी वसा के रूप में मतलब कि पचाने में हेल्प करता है, जो मतलब कि बॉडी के लिए जरूरी प्रोटीन कहाँ कहाँ कौन से पार्ट में पहुंचाने हैं, तो उसके लिए भी ये हेल्प लीवर ही करता है। क्लियर। अब आता है श्वसन तंत्र, यानी अब हम पढ़ेंगे श्वसन तंत्र किस प्रकार से कार्य करता है। अब आता है श्वसन तंत्र का ऊपरी भाग। ऊपरी भाग के बारे में तो आप सबको पता होगा कि ऊपरी भाग में क्या होता है। ऊपरी भाग से लेकर मतलब कि जो हम नाक से सांस लेते हैं ना, तो उसी को बोला जाता है ऊपरी भाग, जो कि श्वसन तंत्र होता है। अब ऊपरी भाग से क्या मतलब होता है, ये एक बाहरी भाग होता है जो कि कीटाणुओं के संपर्क में सबसे जल्दी आता है। इससे मतलब क्या होता है कि जैसे कि बाहरी भाग होता है तो कीटाणुओं के संपर्क में तुरंत आता है, जैसे कि जुकाम खांसी मतलब शिकायतें बहुत आम होती हैं, लेकिन ये मतलब कि ये पता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं, इनकी वजह से ये तुरंत हो जाते हैं, क्योंकि ये ऊपरी भाग होता है तो ये तुरंत संपर्क में आ जाता है, जो कि मतलब कि मौसमी होती है, अपने आप ही होती है और अपने आप ही ठीक हो जाती हैं। क्लियर। अब आएगा अंदरूनी श्वसन तंत्र, यानी ऊपरी तो आपने पढ़ लिया, आएगा अंदरूनी। अंदरूनी में क्या होता है, श्वसन तंत्र के निचले भाग में श्वास प्रणाल होता है, जो कि श्वसनिकाएं होती हैं, श्वसनिया आदि होते हैं। अब इसमें क्या होता है, ये मतलब कि अंदरूनी भाग होता है, तो ये मतलब कि इसका मतलब कि कम क्षतिग्रस्त होता है। लेकिन अगर अंदरूनी भाग क्षतिग्रस्त हो जाए ना, तो इससे मतलब कि गंभीर संक्रमण हो जाता है, जैसे कि निमोनिया तपेदिक जैसी बीमारी होती है ना, ये अंदरूनी श्वसन तंत्र को मतलब कि क्षतिग्रस्त होने से ये बीमारियां इसमें हो जाती हैं। इसके बाद आता है सांस लेना। तो सांस लेने के बारे में आपको पता है, जब हम हवा को अंदर लेते हैं छाती फूलती है, मतलब कि जब बाहर छोड़ते हैं तो ये सिकुड़ जाती है, तो इसी प्रोसेस को बोला जाता है सांस लेना। यानी आप खुद एक बार ट्राई करके देखिए कि जब आपने अंदर हवा को अंदर लिया तो आपकी छाती है जो चेस्ट है वो फूल जाती है, लेकिन जब इसे बाहर निकालेंगे ना CO2 को, तब ये सिकुड़ जाती है, तो इसी प्रोसेस को बोला जाता है सांस लेना। ये एक अनैच्छिक क्रिया होती है, इसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं होती है, यानी कुछ टाइम के यानी 1-2 मिनट के लिए तो उसको रोक सकते हैं, लेकिन ज़्यादा टाइम के लिए इसको रोक लिया तो समझ सकते हैं वो परमानेंट ही रुक जाएगी। क्लियर हो गया? यानी गहरी साँस लेकर मतलब कि कुछ टाइम के लिए हम रोक सकते हैं, लेकिन परमानेंट मतलब कि ज़्यादा टाइम के लिए रोका तो समझ सकते हैं कि है ना, ना ही हम इस O2 के बिना रह सकते हैं और ना ही CO2 के अंदर। जैसे कि आप काफ़ी टाइम तक साँस को अंदर भर के रखना चाहें तो वो भी आप नहीं रख सकते। यानी CO2 का बाहर निकलना भी ज़रूरी है और O2 का अंदर जाना भी ज़रूरी है। यानी ये एक बहुत ज़रूरी प्रोसेस होता है, कि आना भी ज़रूरी है और जाना भी ज़रूरी है। क्लियर हो गया? यानी हमारी मतलब कि खून हो गए, कोशिकाएँ हो गई, इन सब के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी होता है। अब आते हैं विभिन्न प्रकार के नाइट्रोजन अपशिष्ट के अनुसार उनकी जो होती है ना प्राण जो श्रेणियाँ होती हैं, यानी किस प्रकार के जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जो प्राणी की श्रेणी किस प्रकार से उनको बाँटा गया है। यानी इसकी 3 श्रेणी बाँटी गई है। तो फर्स्ट किस कौन जाएगी,
हेमानोत्सर्जी। हेमानोत्सर्जी में क्या होता है, ये अति विषैला अमोनिया बनाता है। ये जो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो अति विषैला अमोनिया बनेगा। अगर जल में कंडीशन की बात की जाए तो ये जल में अति घुलनशील होता है। उदाहरण की बात की जाए तो जलीय प्राणी हो गया, जैसे अस्थि हो गया, मछली हो गया, इन सब के लिए बहुत जरूरी होता है। के बाद आता है यूरिया उत्सर्जी। अब इसका क्या काम होता है, ये कम विषैला यूरिया बनाते हैं। जो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो कम विषैला होगा। और घुलनशीलता की बात की जाए तो वो जल में कम घुलनशील होगा। जैसे कि स्तनी, मानव, मेंढक, टिड्डा आदि जो होते हैं ना प्राणी, उनसे उन सब के अंदर ये पाया जाता है। अब इसके बाद आता है यूरिको उत्सर्जी। अब इसके अंदर क्या होता है फ्रेंड्स, ये कम विषैला यूरिक अम्ल बनाता है, जो कि अघुलनशील होता है, क्योंकि ये ठोस पदार्थ होता है। जो कि ना मतलब कि ठोस पदार्थ है तो वो घुलेगा तो नहीं, क्योंकि ठोस नहीं घुल सकता। यानी ये ठोस भी रहता है और अर्ध ठोस भी रहता है। इसका मतलब ये है कि ये घुल नहीं सकता। जो किसमें पाया जाएगा, उदाहरण के लिए पक्षी हो गया, सरीसृप हो गया, कीट हो गया, यानी इन सब के अंदर ये पाया जाएगा। क्लियर। अब आते हैं कि मनुष्य में से मतलब नाक और मुंह से हवा अंदर जाती है। जब हवा नाक में किसी के थ्रू अंदर जाती है तो हल्की सी नमी मतलब गर्म हो जाती है। यानी जो धूल के कण होते हैं वो हवा से मतलब दूर हो जाते हैं, जो कि श्वास नलिका से होकर फेफड़ों तक जाती है। इसके अंतर्गत मतलब कि सीना फूलता है, पेशियां क्रिया करती हैं, तब जाके ये मतलब कि ऐच्छिक भी है और अनैच्छिक क्रिया भी है। यानी इसके ऊपर मतलब 1-2 मिनट के लिए कंट्रोल कर सकते हैं, ज्यादा टाइम के लिए कंट्रोल नहीं कर सकते। क्लियर हो गया। अब सांस लेने के प्रोसेस के लिए कौन कौन से पार्ट कंप्लीट करते हैं, जैसे कि डायफ्राम का तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। डायफ्राम तो काम ही करता है सांस लेने के लिए, क्योंकि जब ये सिकुड़ेगा तभी तक वो फेफड़ों तक ऑक्सीजन पहुंच पाएगी। यानी O2 अंदर बाहर जाएगी, O2 अंदर जाएगी, CO2 बाहर जाएगी। तो इसके लिए डायफ्राम का काम करना तो बहुत जरूरी है। अगर यही काम नहीं करेगा तो मतलब कोई प्रोसेस ही नहीं हो पाएगा। जैसे कि गहरी सांस लेते समय कंधे भी काम करते हैं, गर्दन भी काम करते हैं, उधर ऊपरी उधर पेशियां भी काम करती है। यानी सांस लेने के लिए एक छोटे से प्रोसेस के लिए भी शरीर के सभी पार्ट को काम करना पड़ता है, तब जाके हम छोटा सा प्रोसेस भी कंप्लीट कर पाते हैं। जैसे कि मैंने आपको पाचन का बताया था कि पाचन किस प्रकार से होता है, तो इसमें दिखा रखा है कि मुंह से भी होता है, मुंह भी पार्ट काम करता है, जिगर भी काम करता है, पित्ताशय, अग्नाशय, छोटी आंत, घेंगा, पेट, बड़ी आंत, गुदा। यानी इन सभी प्रोसेस से होकर जाके ही हमारा जो पाचन तंत्र है काम कर पाता है। यानी यहाँ से आने के बाद यहाँ यहाँ यहाँ, अब मतलब कि जो अपशिष्ट पदार्थ है उनको मतलब कि यहाँ से बाहर आ जाएंगे, और जो जरूरी होते हैं वो हमारे कि ब्लड के अंदर, कोशिकाओं के अंदर, हमारे जो शरीर में पोषक तत्व होते हैं उन तक पहुंचाने का प्रोसेस यहाँ पर कम स्टार्ट हो जाता है। जो जरूरी होते हैं उनको तो रख लेते हैं, जो जरूरी नहीं होते वो यहाँ से बाहर आ जाते हैं। क्लियर। यानी ये सारा ही पूरा आहार नाल होता है। ये सभी अगर काम करेंगे तब जाके ये पाचन तंत्र हो पाएगा। यानी आपको यहाँ पे बताया गया है कि कौन कौन सा पार्ट क्या काम करता है, जो कि मैंने आपको अच्छे से बता दिया है कि कौन कौन सा पार्ट किस प्रकार से काम करेगा। यानी एक पार्ट ने भी अपना काम करना बंद कर दिया तो मतलब कि पाचन तंत्र का सिस्टम है जो कि ना वो मतलब कि हैंग हो जाए, मतलब कि काम ही नहीं करेगा। तो सभी पार्ट का काम करना इसमें बहुत जरूरी होता है। क्लियर। अब आता है मानव का जो आहार नाल होता है, इसमें जो पाचन संक्षिप्पण होता है वो किस प्रकार से होता है। जैसे कि हमने पढ़ लिया कि मुंह, नासिका, ग्रसिका, आमाशय, ग्रहणी, यानी किस प्रकार से काम करते हैं। कौन सा मतलब कि स्रोत ग्रंथि होती है, कौन सा एंजाइम बनता है, कौन से पोषण पदार्थ होते हैं, क्या पाचन का उत्पाद बनता है, यानी इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे कि बात की जाए मुंह के, तो मुंह में क्या स्राव होता है, लार, यानी जो होती है ना मतलब कि लार आती है वो मुंह के अंदर ही होती है, जो कि लार ग्रंथियां होती हैं। एंजाइम की बात की जाए तो लार एंजाइम या फिर टाइलिन हो गया। और पोषण पदार्थ की बात की जाए तो स्टार्च हो जाएगा। और पाचन उत्पाद की बात की जाए तो हेड्रिक हेड्रिक्टिन हो जाएगा। क्लियर। अब आता है ग्रेसिका। ग्रेसिका के अंदर कोई भी इसके अंदर मतलब कि स्रावित नहीं होता है, ना इसका कोई एंजाइम होता है। लेकिन पोषक पदार्थ की बात जाए तो ड्रेक्सट्रीन इसका पोषण पदार्थ होता है। और क्या उत्पाद बनाएगा, उत्पाद की बात की जाए तो ये माल्टोज उत्पाद को बनाता है। अब आता है अमाशय। अमाशय के तो मतलब कि बहुत ज्यादा काम होते हैं। स्राव हार्मोन की बात की जाए मतलब कि जठर रस हो जाएगा, हाइड्रोलिक अम्ल हो जाएगा। अमाशय का जो स्तर होता है वो स्तर मतलब कि बढ़ेगा। फिर आता है कि पित्त के यानी कि जो यकृत होता है उसमें भी काम करता है, यानी किस प्रकार से अमाशय काम करता है। और एंजाइम की बात की जाए तो पेप्सिन एंजाइम हो जाएगा। पोषण पदार्थ की बात जो प्रोटीन का होता है ना कि
जो प्रोटीन, जो पोषक तत्व होते हैं, वो सारे आमाशय मतलब कि जो है जो जरूरी होता है उनको रखना, मतलब इस चीज मतलब कि छेड़खानी करना, वो काम कहाँ होता है, वो यही होता है। अब इसका कोई उत्पाद बन के नहीं आता। अब आता है ग्रहणी। ग्रहणी क्या होता है फ्रेंड्स? इसमें अग्नाशय रस होता है स्राव के रूप में, अग्नाशय होता है। अब इसके बारे में बात की एंजाइम की, तो एमाइलेप्सिन हो जाएगा, अग्नाशय एमाइलेज हो जाएगा, स्टेपिन हो जाएगा, लाइपेज न्यूक्लियाइजिस हो जाएगा। अब पोषण पदार्थ की बात की जाए तो स्टार्च भी होगा, हेड्रिक्सिन भी होगा, पाइसिकृत वसा भी होगा, और न्यूक्लिक अम्ल भी इसके अंदर हो जाएगा। अब पोषण पदार्थ की बात की जाए तो कौन कौन से बनेंगे इसके अंदर? डेड्रिक्टिन, माल्टोज, अम्ल वसा, ग्लाइकोसोल और न्यूक्लियोटाइड, यानी ये इसके पाचन उत्पाद इसके अंदर बनेंगे। यानी कुल मिला के यानी जो हमारी बॉडी होती है इसमें कौन कौन सा प्रोसेस होता है, किस प्रकार से काम करते हैं, यानी जो हमने खाना खाया है उससे उसी से ही जो मतलब कि कौन कौन सा मतलब कि स्रावित होना, एंजाइम बनाना, पोषण पदार्थ बनाने से उसका प्रोडक्ट बनाना, जो प्रोसेस होता है वो किस प्रकार से होता है वो बताया गया है। क्लियर? अब आता है अग्नाशय रस भी, इसका मतलब स्राव होगा, और एमाइलोलोप्सिन भी हो जाएगा, स्टार्च का बनेगा, डेट्रिक्सिन इसका मतलब कि पोषण उत्पाद इसका बन जाएगा। अब ग्रहणी के इसमें दो पार्ट होंगे। फिर आ जाएगा अग्नाशय। अग्नाशय में क्या हो जाएगा, जैसे कि सारे होते हैं ना अग्नाशय, एमाइलेज, स्टेप्सिन, लाइपेज, न्यूक्लियाजिज, ट्रिप्सिन, कमाइनोपेप्सिन, कार्बो कार्बोक्सीपेंटा, इंडलेज, माल्टोज, सुक्रोज, यानी ये सारे इसके एंजाइम होंगे। और पदार्थ की बात की जाए, पोषण तत्व की बात है तो डैक्ट्रीन, पाइसिकृत, न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन, दूध का कैसीन, पेप्टाइड, माल्टोज और सुक्रोज। और उत्पाद की बात की जाए तो कौन कौन से हो जाएंगे? माल्टोज हो जाएगा, अमल वसा हो जाएगा, ग्लाइसोरोल हो जाएगा, न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा, प्रोटियोज हो जाएगा, पेप्टोन हो जाएगा, पेप्टाइड हो जाएगा, अमीनो अमल हो जाएगा, पैक्सिना दही मतलब जो दही के अंदर होता है, लघुतर पेप्टाइड हो जाएगा, अमीनो अमल हो जाएगा, ग्लूकोज हो जाएगा, ग्लूकोज फ्रैक्टोज हो जाएगा, और ग्लूकोज और ग्लैक्टोज हो जाएगा। और इलेमिन की बात की जाए जिसके अंदर कौन सा हो जाएगा स्राव? आत्र रस, यानी उदरों के बीच में, आत्र ग्रंथियों के बीच में ये होता है, जिसमें लैक्टोज, लाइपेज, पेप्टाइडिस पाया जाता है, और इसके साथ ही न्यूक्लिक एसिड भी पाया जाएगा। अब मतलब कि पोषण तत्व की बात की जाए कौन कौन से हो जाएंगे? ये लैक्टोज, पाइसिकृत, प्रोटीन, पेप्टाइड और न्यूक्लियोटाइड हो जाएंगे। उत्पाद की बात की जाए तो वसा अम्ल में ग्लाइसरोल, अमीनो अम्ल, फास्फेट, राइबोस, शर्करा, नाइट्रोजीकरण आधार। अब क्लोन और मलाशय का कोई नहीं होते, क्योंकि मलाशय का मतलब तो क्या होता है, जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको बाहर निकाला जाता है, इसके जस्ट आता है क्लोन। इसमें भी ना कोई एंजाइम होता है, ना कोई स्राव होता है, ना उसका इसका कोई प्रोडक्ट बनता है। यानी जो है ना कि हमारा जो पाचन तंत्र होता है वो किस प्रकार से मतलब पूरा जो क्या 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 इसके तरीके होते हैं, किस प्रकार से कंप्लीट होता है, उसका पूरा स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया है। क्लियर हो गया? अब इसके बाद आता है क्या आता है? फेफड़े। तो फेफड़ों के बारे में बताती हूँ। तो फेफड़े होते क्या है? तो फेफड़े के बारे में आप देख सकते हैं कि श्वास नली होती है, श्वास ब्रोंची होते हैं, श्वास नलिका होती है, सूक्ष्म श्वास नलिका होती है, वायु कोष्ठ होते हैं जिसको एल्वियोली भी कहा जाता है, एक लेफ्ट लोब होता है, एक राइट लोब होता है, यानी किस प्रकार से इसके अंदर के क्या क्या काम होता है वो मैं आपको बताऊंगी। फेफड़े में क्या होता है? सांस, जो कि सांस लेने में हेल्प करते हैं फेफड़े, जो कि छाती के अंदर पसलियों से घिरे हुए होते हैं। फेफड़े में क्या होता है, मतलब रक्त के अंदर से CO2 को हटाकर CO2 को मिला मतलब O2 को मिलाया जाता है। अब रक्त के अंदर CO2 रहती है तो उसको तो हटाया जाता है और O2 को मिलाया जाता है। क्लियर हो गया? जो कि एक श्वसन तंत्र का एक मतलब कि हिस्सा भी है और अंग भी होते हैं। फेफड़ों की बात की जाए तो ये वक्ष गुहा के अंदर स्थित होते हैं। इंसान के शरीर में दो फेफड़े होते हैं, एक दायां और एक बायां, यानी एक लेफ्ट होता है, एक राइट होता है। बात की जाए तो दायां फेफड़ा बड़ा मतलब बाएं फेफड़े से बड़ा होता है, जो किसी फेफड़ों की दीवारें वो स्पंजी होती हैं, और फेफड़ों के अंदर ही रक्त का फिल्टर का होता है, जो होता है शुद्ध रक्त होता है वो फेफड़ों के अंदर ही होता है। क्या बोलते हैं ना, मेरे दिल की धड़कन ये है, ये सब कुछ नहीं होता, ये सब मतलब फिर फेफड़ों का काम क्या होता है? शुद्धिकरण करना ही होता है। यानी फेफड़ों के अंदर छोटी पतली दीवारें होती हैं जिनको वायु प्रकोष्ठ या फिर एल्वोई कहा जाता है, जो दिख रही है ना आपको ये वाली, इनके मतलब कि छोटी पतली पतली दीवारें होती हैं ये, जिनको बोला जाता है क्या, मतलब कि वायु प्रकोष्ठ भी बोल सकते हैं, वायु पुट्टिकाएं बोल सकते हैं, फिर एल्वोली भी बोला जा सकता है। और फेफड़ों के अंदर CO2 और O2 का मतलब एक्सचेंज होते हैं, आदान प्रदान होते हैं। और फेफड़े खराब होने से सांस लेने में दिक्कत आती है, यानी पूरे स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। आप समझ सकते हैं अगर फेफड़े खराब हो गए तो पूरा मतलब कि सांस लेने श्वसन तंत्र होता है ये पूरा सिस्टम ही हैंग हो जाएगा। क्लियर?
अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बताती हूँ मैं, जैसे कि श्वसन तंत्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है जो कि वक्ष गुहा के मध्य रेखा पे स्थित होता है। दायां फेफड़ा बाएं से बड़ा होता है जो कि स्पंजी होता है, और ये प्रत्येक फेफड़ा एक दोहरी झिल्ली के बने थैले जैसे मतलब सुरक्षित रहता है, जिसको फुफ्फुस आवरण भी कहा जाता है। फेफड़ों के अंदर लाखों कोशिकाएं होती हैं जो कि हृदय से अशुद्ध रक्त को मतलब कि जो है कि हार्ट से जो अशुद्ध रक्त होता है उसको मतलब कि O2 मिलाकर उसे शुद्ध किया जाता है, यानी रक्त की घुली हुई CO2 को तो बाहर निकाल जाता है और O2 को मिलाया जाता है, और O2 को मिलाने के बाद उसे हार्ट के पास वापस भेज दिया जाता है, जो कि मस्तिष्क के मतलब कि कंट्रोल मतलब कि मस्तिष्क के साथ मतलब कि क्रिया करके एक अच्छा सा काम करते हैं। जैसे कि बात की जाए, रक्त में CO2 को मतलब की मात्रा बढ़ी हुई रहती है तो उसको निकालना भी ज़रूरी होता है। अगर इसकी मात्रा ज़्यादा बढ़ी हुई है तो CO2 को तो बाहर निकाल देंगे और O2 को इसके अंदर मिला लेंगे, जो कि अधिक बार साँस लेने से मतलब कि संदेश भेजने के लिए भी काम आती है और हमारी जो साँस दर होती है वो बढ़ जाती है। क्लियर? यानी अब आपके फेफड़े क्लियर हो गए, आपको पता चल गया कि फेफड़े किस प्रकार से काम करते हैं। अब आता है मनुष्य का श्वसन तंत्र, यानी जो सांस लेने का मनुष्य का श्वसांग होता है, श्वसन तंत्र होता है, उसके बारे में बताते हैं। ये जो इंसान का जो श्वसन होता है, श्वसन तंत्र होता है, इसके जरिए क्या होता है, ऑक्सीजन को शरीर के अंदर लेके जाना और CO2 को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है, इसको भी बोला जाता है श्वसन, जो कि नाक व मुंह से स्टार्ट होकर फेफड़ों तक जाती है। क्लियर? यानी श्वसन तंत्र के अंदर अंदर सभी अंग कार्य करते हैं, जो कि वायु में जो ना जो श्वास लेते हैं हम मतलब मुंह और नाक के थ्रू, उसका आदान प्रदान कहाँ होता है, CO2 और O2 का, वो कहाँ होता है, फेफड़ों में होता है। जैसे कि कहते हैं ना कि रक्त को चाहिए मतलब कि रक्त के अंदर CO2 ज्यादा होती है तो उसको हटा देते हैं और O2 को मिला लेते हैं। जैसे कि नासिका, ग्रंथि, लैरिंक्स, ट्रैकिया, बोकाई, बोल्कस आदि फेफड़े, डायफ्राम, ये सारे काम करते हैं, जब जाके हम सांस लेने की क्रिया को कंप्लीट कर लेते हैं। सांस लेने के लिए डायफ्राम नीचे आता है जो कि छाती की गुहा में स्थित होता है। मैं आपको नासिका के बारे में बताऊं कि नासिका क्या होती है। नासिका छिद्रों में O2 को प्रवेश करती है, और मतलब O2 मतलब कि ना भीतरी रोम के अंदर जाते हैं, मतलब जो छोटे छोटे बाल होते हैं वो क्या काम करते हैं, जो धूल के कण होते हैं ना, जो गंदगी होती है वो नाक के अंदर ही रुक जाती है, जिसको वो अंदर प्रवेश करने से रोकने का काम कौन करती है, नासिका करती है। अब नासिका क्या काम होती है, छिद्रों की गुहा म्यूकस कला में स्थित होती है, जो कि म्यूकस को स्रावित करने से मतलब वायु को नम वायु में बदल देती है। ग्रसनी की बात की जाए तो वायु नसनी का मतलब छिद्रों में होती है, जो कि ग्रसनी होती है। इसमें पार्श्व भित्ति का मध्य कर्ण में युष्ट की नलिका से में खुलती है। और लैरिंग्स का क्या काम होता है, ये एक स्वर यंत्र भी कह जाते हैं। इसका मुख्य काम क्या होता है, ध्वनि को उत्पादन करना होता है, जो कि श्वास नली का ऊपरी हिस्सा यानी एक छोटे से छिद्र यानी ग्रसनी से जुड़ा हुआ होता है, जिसको ग्लाइटिस कहा जाता है। ग्लाइटिस का एक कपाट बंद होते ही यानी सी दूसरा मतलब कि श्वास नली से मतलब कि सांस को जाने से मतलब जैसे कि कहीं हम सांस लेते हैं तो श्वास नली में भोजन क्यों नहीं जाता है, श्वास नली में सांस ही क्यों जाती है। जो लैरिंग का काम क्या होता है, ये भोजन का अलग रास्ता बनाती है और सांस का अलग रास्ता बनाती है। वो कहाँ बनती है, वो लैरिंग्स के अंदर बनता है। अब आता है ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या होती है, ये एक वक्ष गुहा होती है जो कि दो शाखाओं में बढ़ जाती है, एक दाएं फेफड़े में जाती है और एक बाएं फेफड़े में जाके मतलब अलग अलग बिखर जाती है, विभक्त हो जाती है। अब ब्रोकाई क्या होती है, एक ट्रैकिया वक्ष गुहा होती है जो कि दो भागों में बढ़ जाती है, इसको ब्रोकिया कहा जाता है। और फेफड़े जो कि वक्ष गुहा का एक जोड़ी अंग होता है, जिसका आधार डायफ्राम पे टिका होता है, यानी डायफ्राम बहुत जरूरी होता है। फेफड़े तक सांस तभी पहुंच पाएगी जब फेफड़े डायफ्राम काम करेगा, जब डायफ्राम सिकुड़ेगा तभी जाकर ही फेफड़ों तक आवा मतलब से सांस लेते हैं, वायु जा रही है अंदर, O2 जा रही है, वो O2 जाएगी और CO2 बाहर आने का जो प्रोसेस होता है वो डायफ्राम की वजह से ही होता है। इस बात को हमेशा याद रखना। और प्रत्येक फेफड़ों में करोड़ों एल्वोई होते हैं, जो ना वायु प्रकोष्ठ होते हैं, तो प्रत्येक फेफड़े के अंदर करोड़ों एल्वोई होते हैं। और प्रत्येक फेफड़े में एक झिल्ली द्वार घिरा होता है, जिसको प्यूरल मेम्ब्रेन कहते हैं, जो कि द्रव से भरा हुआ होता है, जो कि फेफड़ों की रक्षा करने के काम आता है। यानी अब आपका पाचन और श्वसन दोनों ही कंप्लीट हो चुके हैं। इसके साथ ही मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपने ई बुक को परचेज किया करने के बारे में सोचा है तो नंबर पे कॉल करके इसे डाउनलोड करने के बाद कीजिए, डेमो क्लास लीजिए, क्योंकि हम मतलब कि भारत वाले चाहे राजस्थानी समझ सकते कैसे समझ सकते हैं, बिना देखे तो कुछ चीज़ मानते ही नहीं है। तो आप इसकी डेमो क्लास क्लास को प्लीज़ देखिए। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि आपको मतलब पता चलेगा कि इसके अंदर क्या कंटेंट है, कितना ज़रूरी है, कितना इम्पोर्टेंट है।
उससे आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। क्लियर? अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा टिश्यू यानी ऊतक। यानी जो ऊतक होते हैं क्या होते हैं? ऊतक के बारे में थोड़ा बहुत मैंने आपको बताया होता है, जैसे कि समान संरचना, समान गुण वाले, समान मतलब कि ऐसी कोशिकाएं होती हैं जिसके गुण समान होते हैं, आकार सेम होते हैं और वो एक ही कार्य करती हैं, तो उनको ऊतक बोला जाता है। तो इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे हम आगे। क्लियर? आई होप कि आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।